नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज कई बड़ी खबरों पे आपसे चर्चा करनी है। सबसे पहले सबसे जरूरी एस्टेट का रिजल्ट आ गया है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और 100 में से करीबन 93 लोग ऐसे हैं जिनको परीक्षा परिणाम से निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब आया है। और मैं इस रिजल्ट को खराब नहीं कहूँगा, मैं इस रिजल्ट को हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक आईना कहूँगा। हमारे ये एक इसका उदाहरण है कि स्कूलों से पढ़ लिख कर किस तरह के बच्चे, किस तरह के युवा तैयार हो रहे हैं, जो शिक्षक बनने का सपना भी जिनके दिलों में है, लेकिन उनका जो स्तर है वो कैसा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो मूलभूत सुविधाएं इंसान के जीवन में होती है, जो डेवलपमेंट की निशानियां होती है, उनमें शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत ही कड़वी बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ साथियों को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं। हमने आज तक चौटालाओं की जय बोली है, हमने आज तक हुड्डाओं की जय बोली है, हमने आज तक मनोहर लाल खट्टर की जय बोली है, हमने आज तक देवीलाल जी की जय बोली है, हमने आज तक पंडित भगवत दयाल जी की जय बोली है। जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं उन सबकी हमने जय बोली है। लेकिन हरियाणा में कभी भी किसी भी समय पे ऐसा कोई आंदोलन पेरेंट्स की तरफ से खड़ा नहीं हुआ है कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए है। आज चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा हो, चाहे आज रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, सबके सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और तो और जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये असलियत है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, कभी पटरी पे आई ही नहीं है और कभी हमने इसकी मांग ही नहीं की है। आप अंदाजा लगाइए कि जो ये रिजल्ट एस्टेट का आया है, इनमें से ज्यादातर जो युवा साथी हैं वो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़े होंगे। सरकारी सिस्टम पे तो लोगों का पहले से विश्वास उठ चुका है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के बाद भी रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, जिस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, उससे हमारे युवा महरूम हैं। वो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल नहीं रही है। जो परीक्षा परिणाम आए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं और सरकार को ये चिंतन करना चाहिए कि जो प्रदेश के युवा हैं, जिनके मन में एक हसरत है कि वो आगे पढ़ाएंगे बच्चों को, उनका स्तर किस तरह का है। अब जो PRT का रिजल्ट है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल को एजुकेशन देंगे बच्चों को, उनमें से उसका जो रिजल्ट है केवल 7.4% आया है। लेवल 2 जो 6 से 9 वाले हैं, जो TGT जिनको कहा जाता है, उनका रिजल्ट 5.15% ही आया है। और लेवल 3 जो PGT हैं उनका रिजल्ट तो और भी खराब है, 4.7% ही टोटल बच्चे पास हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के युवा और कितने सक्षम युवा इस एजुकेशन सिस्टम से तैयार हो पा रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि इनकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नौकरियां उस अनुपात में हैं ही भी नहीं। और पिछले बार भी 5 साल की जगह 7 साल एक्सटेंड करनी पड़ी थी जो वैलिडिटी थी। तो इनको भी पता नहीं इसके लिए कितना इंतजार अभी करना होगा। टोटल जो परीक्षार्थी थे 2,37,806 ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें 70,112 पुरुष थे और 1,67,694 महिलाओं ने यह परीक्षा दी थी। और जो लेवल 1 है PRT, उसमें 66,883 ने कुल परीक्षा दी थी और उनमें से केवल 2,843 पास हो पाए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों का जो पास प्रतिशत है वो 9.6 और महिलाओं का 6.14% रहा है लेवल 1 में। अब लेवल 2 की बात करें दोस्तों, तो कुल 95,820 ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें 26,413 पुरुषों में से 1,612 ही पास हो पाए हैं और 69,407 महिलाओं में से 3,322 महिलाएं ही केवल इस परीक्षा को पास कर पाई हैं। पुरुष अभ्यर्थियों का जो पास प्रतिशत है वो 6.10 और महिलाओं का 4.79 है। अब अंदाजा लगाइए दोस्तों कि किस स्तर पे बेरोजगारी है और फिर उस बेरोजगारी में भी हमारे पास पढ़ाने योग्य कितने युवा तैयार हो पा रहे हैं इस सिस्टम में। और जो पुरुष लेवल 3 है PGT की जो परीक्षा, उसमें 75,103 परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। उनमें से 23,146 पुरुष थे, 1,274 उनमें से केवल पास हो पाए हैं और 51,957 महिलाओं ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से केवल 1,782 पास हुई हैं।
और पुरुषों का 5.50% रिजल्ट ये रहा है और महिलाओं का 3.43 रिजल्ट रहा है। जो कुल ये जो रिजल्ट है 4.07% है। लेवल 1 का 7.4%, लेवल 2 का 5.15%, लेवल 3 का 4.7%। ये आईना है, ये रिजल्ट आई ओपनर रिजल्ट है ये, और इस पे चिंतन हमें करना चाहिए कि हमें अब समय है कि अब किसी की जय बोलने की बजाय जब ये नेता हमारे दरवाजों पे वोट मांगने आए, इनसे पूछें कि आपने स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है। 5 साल आप रहे हैं तो आपने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं, ये सवाल हमें पूछने चाहिए। ये हमारा अधिकार है, और अगर हमने ये नहीं किया तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, ये शायद ही ये सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर आज हरियाणा के जो संगठन है, किसान संगठन, उन्होंने एक बैठक की है और ये बैठक एकता को लेकर थी। गुरनाम सिंह चढ़ोनी इस बैठक में मौजूद थे और ये था कि आंदोलन में हरियाणा का जो प्रभाव है उसको और बढ़ाने पे बातचीत इस मीटिंग में हुई है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी ने क्या कहा है, एक बार वो इस बैठक के बारे में आप सुन लीजिए। वही मुद्दे थे, एक तो जो कल सरकार का प्रस्ताव आया है उस पर थोड़ा हरियाणा के सभी लोग विचार बैठ के कर लें, और दूसरा ये था कि आगे के लिए भी आंदोलन लड़ने पड़ेंगे तो हरियाणा के जो सभी किसान हैं वो इकट्ठे होकर लड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो जितने छोटे छोटे ग्रुप हैं वो सभी एक मंच पे आगे लड़े तो ज़्यादा अच्छा, लड़ भी रहे, सबका स्वागत भी है। तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा का जो है वो उसी सोच के तय किए हैं, और कुछ संगठन हैं जो अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनसे भी बात करके उनको जोड़ा गया। 12-13 संगठन तो आज मौजूद थे और 2-3-4 ऐसे थे जो पहले से सहमत हैं लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन बाकी भी जो रह गए उनको भी बुला के जोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि हरियाणा का मुद्दा कोई अलग से आ जाए, तब भी तो इकट्ठे होकर कर लेना। दोस्तों, आपने गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी को सुना है। अब एक सांसद हैं, आपने इस आंदोलन को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां सुनी होगी। अगर ये एक साधारण इंसान करे तो समझ में आता है कि उसके पास इतना विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन ये जो बातचीत अभी मैं आपको सुनाऊंगा, ये राजस्थान में दौसा एक सीट है, वहां की सांसद हैं जसकौर मीणा जी। उन्होंने आज इस आंदोलन को लेकर एक बयान दिया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद में बैठे हुए लोगों का दिमागी स्तर भी किस कदर हिल गया है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। दोस्तों, आपने मीणा जी की बात सुनी होगी। ये महिला भी हैं, सांसद भी हैं, और इनके आंदोलन को लेकर क्या विचार हैं इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक शिष्टाचार की, सदाचार की ट्रेनिंग की जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। दिल्ली पुलिस का फोकस है कि किसान आउटर रोड पे अपनी रैली निकालें, लेकिन किसानों ने ऐलान कर रखा है कि ये रैली दिल्ली के बीच से निकलेगी। उम्मीद करते हैं कल की जो मीटिंग होगी उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आए और दिल्ली पुलिस के जो पसीना है ये थोड़ा कम हो जाए और दिल्ली पुलिस एक राहत की सांस ले सके। नहीं तो किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो परेड दिल्ली के बीच से निकालेंगे। निश्चित तौर पे पुलिस के साथ उनका टकराव होगा, और ये जो टकराव है, अभी जो किसानों की संख्या है और पुलिसकर्मियों की जो संख्या है उसको देखते हुए कुछ भी संभव है। भगवान ना करे ये टकराव हो और कोई ना कोई समाधान कल की बैठक में निकल आए। दोस्तों, रोहतक में भी एक मीटिंग हुई है पुलिस के साथ और आंदोलनकारी किसानों के साथ, और इस मीटिंग का जो मकसद है वो ये था कि किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि रोहतक में जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी, उनको झंडा नहीं फहराने देंगे। इसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, मीटिंग जारी है, नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि चाहे चपरासी इस जो गणतंत्र दिवस समारोह में है वो झंडा फहराए या DC साहब झंडा फहराए, लेकिन वो किसी कीमत पर JP दलाल को झंडा नहीं फहराने देंगे। ये एक नई मुसीबत रोहतक प्रशासन के लिए सामने आ गई है। दोस्तों, ये तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की है। अब लास्ट में जाते हुए एक फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ये फ़ोटो आपको, ये जो अच्छी सी पैकिंग इस पे नज़र आ रही है, ये पैकिंग जो है वो अमेज़ॉन पे है और बहुत सारी साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। और इस पैकिंग के जो अंदर है वो राख है।
जो हमारे चूल्हे की राख है, हमारे हारों की राख जो होती है, वही राख इसमें भरी हुई है और वुड एस इसको लिखा हुआ है। और ये जो पैकेट है 1 किलो का, ये 500 रुपये में अमेजोन पे बिक रहा है। दोस्तों, जो कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जिनके पास संसाधन है, जिसके पास नेटवर्क है, वो हमारी राख को भी 500 रुपये किलो बेच सकते हैं। लेकिन अगर यही राख किसान बेचने निकलेगा तो कोई इसके 2 रुपये भी नहीं देगा। यही असल में एक आंदोलन की बात है, विरोध है। और इस तरह की चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि देश का अन्नदाता आंदोलन क्यों कर रहा है। दोस्तों, आप कमेंट करिए, आप बताइए कि कल की मीटिंग से आपको क्या उम्मीद लगती है, कल समाधान निकलने के कितने प्रतिशत आसार हैं, आपका इस बारे में क्या सोचना है। 8 PM पर चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है और हम रोज़ाना 8 बजे देश विदेश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उन पे इसमें चर्चा करते हैं। धन्यवाद साथियों।